गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी में चैप्टर 3 में दिया हुआ है। और उसमें हम पिछली क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़े थे। इंसेमिनेशन क्या होता है, पार्चुरेशन क्या होता है, ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म पढ़े थे। लैक्टेशन क्या होता है, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम आगे बढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि इसको ब्रॉडली 4 भागों में बांटा गया है। एक है टेस्टिस, एक है एक्सेसरी डक्ट, एक है ग्लैंड्स। मेल रिप्रोडक्टिव में ग्लैंड क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये इसको एनसीईआरटी में 4 भागों में बांटा है। और देखो बाबू, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ ना, हम उसी सीक्वेंस से पढ़ते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी नीट में 90 to 95% डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन उठा के दे दिया जाता है, तो उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट किए थे, तो ये 4 भागों को हमें पढ़ना है। तो हमने पिछले लेक्चर में टेस्टिस स्टार्ट किया था, और टेस्टिस स्टार्ट किया था तो मैं थोड़ा सा रिकैप करने के लिए ये सब मैंने पढ़ाया था, तो मैं ये लिख दिया हूँ इसीलिए, क्योंकि समय ना बर्बाद हो इसमें लिखने में, लेक्चर बड़ा ना हो जाए, इसीलिए मैंने ये पहले ही लिख दिया। और हमने ये सब पढ़ा था, और यहाँ से हम सेमिनिफेरस टिब्यूल से आगे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो हमें टेस्टिस में, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि टेस्टिस जो है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की ओर टेस्टिस सिचुएटेड होता है। तो अब टेस्टिस जो है वो ऐसे ही तो नहीं बाहर की ओर हो जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं कोई पाउच तो चाहिए ना किसी चीज़ में, तो वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में सिचुएट होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद पढ़े थे कि टेस्टिस जो है वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस। उस पर टेस्टिस वर्क नहीं कर सकता है बच्चों। 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारा टेस्टिस वर्क नहीं कर सकता है, तो उसको कितना बॉडी टेम्परेचर चाहिए? तो उसको हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, उससे कम, 2 से 2.5 डिग्री कम, तो कितना टेम्परेचर? तो वो 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हमारा टेस्टिस प्रॉपरली वर्क करेगा। तो स्क्रोटम का काम ये है कि हमारे बॉडी को, हमारे टेस्टिस को लेस टेम्परेचर दे सके, ठीक है, जिस पे वो वर्क करे प्रॉपरली। ठीक है। अब वो इसीलिए ज़रूरी है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो सके। फिर उसके आगे पढ़े थे कि एडल्ट में हर एक टेस्टिस किस शेप का होता है, ये भी पूछ सकता है कि एडल्ट में, हमारे एडल्ट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें एडल्ट में हर एक टेस्टिस जो है वो ओवल शेप का होता है। कौन से शेप का होता है? ओवल शेप का होता है। फिर बोल रहा है कि टेस्टिस का लेंथ कितना होता है। तो जैसे कि हमको पता है ये जो लेंथ है ना वो एडल्ट का दिया हुआ है। तो एडल्ट का जो है वो टेस्टिस का लेंथ है 4 से 5 सेंटीमीटर, और विड्थ है 2 से 3 सेंटीमीटर। ये बाबू सेंटीमीटर में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये क्वेश्चन पूछेगा सेंटीमीटर मिलीमीटर दे देगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको। तो याद रखिएगा हमारे टेस्टिस का लेंथ है 4 से 5 सेंटीमीटर, और विड्थ है 2 से 3 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम से तो घिरा ही हुआ है, स्क्रोटम के बीच में है, और वो स्क्रोटम, ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के बीच में ये टेस्टिस है। अब ये टेस्टिस, ये तो स्क्रोटम है, अब ये टेस्टिस भी किसी चीज़ से घिरा होगा, तो वो एक डेंस कवर्ड से घिरा होगा, और उस डेंस कवर्ड का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिससे ये घिरा हुआ रहता है। एक डेंस कवर्ड से टेस्टिस घिरा हुआ रहता है, उसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और हर एक टेस्टिस में, अब हर एक टेस्टिस में
हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट पाया जाएगा, 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट पाए जाएंगे हर एक टेस्टिस में। तो दोनों टेस्टिस को मिला के कितना हुआ, 500 कंपार्टमेंट। और 250 कंपार्टमेंट में से हर एक कंपार्टमेंट, 250 में से हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3, ये तो हो गया। वो कंपार्टमेंट का नाम भी अब बताते हैं। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 250 कंपार्टमेंट होगा, उस कंपार्टमेंट का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। और वो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो है ना बच्चों, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। देखिए आपको नहीं समझ आया होगा मैंने क्या बोल दिया, पहले इतना स्क्रीनशॉट लेके लिखिए, उसके आगे समझाते हैं। तो आई होप आप सबने उतार लिया होगा। फिर बोला है कि टेस्टिस जो है वो हमारे टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट क्या होता है वो आपको समझ नहीं आया होगा, इमेजिन नहीं कर पाया होगा। तो मैं आपको इमेजिन करने के लिए एक डायग्राम बना के दे रहा हूँ जिससे आपको प्रॉपरली इमेजिन हो सके। तो देखिए टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, छोटे 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 250 कंपार्टमेंट पाए जाएंगे एंड सो ऑन। मैंने इतना बड़ा बनाएंगे तो उतना बड़ा टेस्टिस यहाँ पे नहीं बन सकता है। और 250 कंपार्टमेंट, ये बहुत ही छोटा बाबू कंपार्टमेंट, मतलब ये मत समझिएगा बड़ा बड़ा इतना बड़ा नहीं, टेस्टिस में बहुत छोटा छोटा कंपार्टमेंट होता है। तो देखिए ये 250 कंपार्टमेंट होगा, इसका नाम कुछ तो होगा इस कंपार्टमेंट का नाम। तो इस कंपार्टमेंट का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। लोब्यूल, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल का नंबर भी लिख देता हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में रिवाइज करने में। 250 नंबर, ठीक है, ये 250 नंबर में होता है। फिर उसके बाद बोला गया है कि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3, कितना बच्चों, 1 से 3 ये जो है सेमिनिफेरस, क्या बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाएगा। कितना नंबर में होगा बच्चों, 1 से 3 नंबर में होगा। हर एक देखिए टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है, हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, इतना समझ आया होगा। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो किसी ना किसी सेल से तो लाइन होगा ना बच्चों। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो किसी ना किसी लाइन से, किसी ना किसी सेल से लाइंड होगा। तो वो सेल है, 2 प्रकार का सेल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो 2 प्रकार के सेल से लाइंड होता है। एक सेल का नाम है, देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय two types of cell, 2 प्रकार के सेल्स से लाइन है। ये टाइप है बच्चों, 2 टाइप ऑफ सेल से लाइन है। एक है मेल जर्म सेल, एक है सर्टोली सेल। 2 प्रकार के सेल से लाइन होता है। ठीक है बच्चों, देखिए एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। टेस्टिस, ये क्या बनाया है मैंने, ये बनाया है मैंने टेस्टिस। देखिए टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट पाए जाएंगे। उन कंपार्टमेंट का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। उसका नंबर कितना है, वो हर एक टेस्टिस में 250 नंबर में होगा, 250 नंबर में होगा टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा। क्या होगा बच्चों, हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा। और हर एक ट्यूब्यूल जो है ना बाबू, हर एक ट्यूब्यूल 2 प्रकार के सेल से लाइन होगा। हर एक ट्यूब्यूल जो है वो 2 प्रकार के सेल से, किसी ना किसी प्रकार के सेल से तो लाइन होगा ना, तो वो 2 प्रकार के सेल से लाइन होगा। और हर एक ट्यूब्यूल 2 प्रकार के सेल से लाइन होगा। और उन दोनों सेल का नाम है, पहले सेल का नाम है मेल जर्म सेल और दूसरे सेल का नाम है सर्टोली सेल।
समझ में आया? सेमिनिफेरस टिब्यूल 1 से 3 नंबर में होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, हर एक लोब्यूल के अंदर। और सेमिनिफेरस टिब्यूल किसी ना किसी सेल से लाइंड होगा। तो उन सेल का 2 प्रकार के सेल से लाइंड है, एक मेल जर्म सेल, एक सर्टोली सेल। इतना उतारिए, फिर उसके आगे बताते हैं। तो मैं बच्चों बता रहा था कि सेमिनिफेरस टिब्यूल जो है वो 2 प्रकार के सेल से लाइंड होता है, लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला सेल का नाम है मेल जर्म सेल। क्या नाम है बच्चों? मेल जर्म सेल। दूसरे प्रकार के सेल का नाम है सर्टोली सेल। ठीक है। अब मैं बता रहा था कि मेल जर्म सेल जो है वो आगे जाके मियोटिक डिवीजन करेगा। मेल जर्म सेल जो है वो आगे मियोटिक डिवीजन करेगा, इसका भी ग्रोथ होगा ना। तो मेल जर्म सेल मियोटिक डिवीजन करके क्या बनाएगा बच्चों? स्पर्म बनाएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि टेस्टिस में कौन सा सेल स्पर्म में कन्वर्ट होता है? तो आंसर है मेल जर्म सेल मियोटिक डिवीजन करके स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब बोलेंगे सर कि ये तो समझ में आया, स्पर्म बन गया, तो अब इसका क्या कारण, ये क्यों? तो बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अब ये स्पर्म है और स्पर्म कोई भी लिविंग जो होता है ना, उस लिविंग को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? हमको जीवित रहने के लिए तो आप बोलेंगे रोटी कपड़ा मकान। तो पहले क्या है? रोटी। तो इनको तो वैसा नहीं है, लेकिन उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तभी जीवित रहेंगे। ये लिविंग सेल है। तो वैसे ही इनको जीवित रहने के लिए खाना की ज़रूरत है। खाने की ज़रूरत है तो खाना कौन प्रोवाइड करेगा? तो आप समझ गए होंगे कि सर्टोली सेल जो है ना बच्चों, वो क्या करता है? स्पर्म को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। क्या बच्चों प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन। आप समझ रहे होंगे बच्चों कि मेल जर्म सेल मियोटिक डिवीजन करके स्पर्म बनाएगा, और दूसरा सर्टोली सेल, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होता है बाबू, हर एक का कोई ना कोई काम होता है, इसीलिए हमारे बॉडी में है। अब ये सर्टोली सेल क्या करेगा? ये सर्टोली सेल ये जो स्पर्म बना ना बाबू, उसको प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बाबू ये हमारे सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर वाला पार्ट है। अंदर वाले में बताया है कि अंदर में 2 प्रकार के सेल से लाइन होता है, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल स्पर्म बनाता है और सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो अब ये भी दिमाग में आया होगा, ये इनसाइड में है, तो आउटसाइड में क्या होगा सर? ये अंदरूनी वाला बात बताया हूँ कि मेल जर्म सेल क्या करेगा, सर्टोली सेल क्या करेगा। तो आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आएगा कि सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर की ओर क्या होगा सर। तो चलिए बताते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों और उतारिए। तो आई होप आप सबने उतार लिया होगा बाबू कि सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर में क्या क्या होता है। अब मैं बताया था कि सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर की ओर क्या क्या होता है। सेमिनिफेरस टिब्यूल की बाहर की ओर क्या क्या होता है? सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर की ओर क्या क्या होता है? तो सेमिनिफेरस टिब्यूल की बाहर की ओर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। क्या होता है बच्चों? सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर की ओर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। इंटरस्टिशियल
स्पेस होता है। ठीक है बच्चों, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की ओर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है तीन प्रकार का तीन तीन को उस इंटरस्टिशियल स्पेस में तीन सेल्स पाए जाएंगे, तीन प्रकार के सेल्स पाए जाएंगे। और वो सेल है, पहला सेल है इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसे हम बोलेंगे लेडिक सेल। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल बोलेंगे। दूसरा प्रकार का सेल है क्या है बच्चों? दूसरा प्रकार का सेल नहीं बाबू, दूसरा प्रकार का सेल जो है वो है, दूसरा प्रकार जो है वो है ब्लड वेसल्स। उसमें क्या पाया जाएगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की ओर इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल पाया जाएगा, लेडिक सेल पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स पाया जाएगा, और तीसरा पाया जाएगा कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पेटेंट सेल्स। इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। अब आप बोलेंगे कि सर क्या होता है? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की ओर एक इंटरस्टिशियल स्पेस में तीन चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है इंटरस्टिशियल सेल, जिसे हम लेडिक सेल कहेंगे। दूसरा पाया जाएगा ब्लड वेसल्स, ठीक है। तीसरा पाया जाएगा इम्यूनोलॉजिकल सेल्स, और भी थोड़ी कुछ और भी सेल्स पाए जाएंगे, अदर सेल्स पाया जाएगा। इम्पॉर्टेंट मतलब कि एनसीईआरटी में यही बताया हुआ है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बाहर की ओर इंटरस्टिशियल स्पेस पाया जाएगा। इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल पाया जाएगा, और ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे, और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल पाया जाएगा, और दूसरे सेल पाए जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा, ये तो पता ही होगा बच्चों कि इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल क्या करेगा। ये जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, इम्यूनिटी टेस्टिस को प्रोवाइड करेगा। दूसरा है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो है उस इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड वेसल्स क्या करेगा? हमारे टेस्टिस को ब्लड प्रोवाइड करेगा। और तीसरा है इंटरस्टिशियल सेल, या इसको हम लेडिक सेल भी कहते हैं। और ये लेडिक सेल जो है बच्चों, ये एंड्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है बच्चों? एंड्रोजन हार्मोन को सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन क्या करता है मेरे बच्चों? लेडिक सेल जो है वो सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन। लेडिक सेल क्या करता है? बनाता है और सिक्रीट निकालता है, बनाता है निकालता है टेस्टिकुलर हार्मोन। तो क्वेश्चन आएगा बच्चों कि टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सा सेल करता है प्रोड्यूस? टेस्टिकुलर हार्मोन, इसको हम इसके अलावा एंड्रोजन भी कहते हैं। एंड्रोजन, देखिए अब क्वेश्चन आएगा बच्चों कि टेस्टिकुलर हार्मोन या एंड्रोजन जो है वो कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है? कौन सा सेल टेस्टिकुलर हार्मोन को सिंथेसाइज और सिक्रीशन करने में हेल्प करता है? तो सेल का नाम है लेडिक सेल। फिर से मैं समझाता हूँ बच्चों, देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बाहर की ओर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, उसमें कुछ चीज़ें पाई जाएंगी। इंटरस्टिशियल सेल, जिसे हम लेडिक सेल कहेंगे, और पाई जाएंगी ब्लड वेसल्स, और पाई जाएंगी इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल,
और कुछ अदर सेल्स पाई जाएंगी। ठीक है बच्चों। और इंटरस्टिशियल सेल क्या करता है या लेडिक सेल क्या करता है, वो टेस्टिकुलर हार्मोन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और टेस्टिकुलर हार्मोन क्या होता है बच्चों, वो होता है एंड्रोजन। ठीक है बच्चों। उसके आगे बढ़ते हैं, इतना समझ गए होंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो मेल असेसरी डक्ट क्या होता है। टेस्टिस इतना ही था। अब इसके आगे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है टेस्टिस के बारे में इतना ही। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। अब दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं, असेसरी डक्ट क्या होता है, फिर पढ़ेंगे ग्लैंड क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटल क्या होता है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेके उतारिए इसको। तो चलिए बच्चों, अब हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, असेसरी डक्ट क्या होता है। असेसरी डक्ट्स क्या होता है। असेसरी डक्ट को पूरा हम बोलते हैं मेल असेसरी डक्ट, मेल सेक्स असेसरी डक्ट। क्या बोलते हैं इसको, मेल सेक्स असेसरी डक्ट। क्या बोलते हैं, मेल सेक्स असेसरी डक्ट। अब मेल सेल असेसरी डक्ट से ही पता लग रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बच्चों डक्ट से ही पता लग रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ जो भी सारा डक्ट होगा ना, वो मेल असेसरी डक्ट में आएगा। तो डक्ट से पता लग रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितना भी डक्ट आएगा, वो सारा डक्ट जो है इसमें बढ़ा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है मेल असेसरी डक्ट। तो मैं बता रहा था बाबू, मेल असेसरी डक्ट क्या होता है। तो मेल असेसरी डक्ट एक डायग्राम बना के बताता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। टेस्टिस का एक डायग्राम बनाता हूँ, टेस्टिस का ये एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ईपी डी डाइमस। ये क्या है, वास डेफरेंस। ठीक है, अब मैंने आपको बना के बताया था। ठीक है, आगे समझिएगा बच्चों। ठीक है, ये क्या है बच्चों, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, ये 250 नंबर में होता है। इसके अंदर कुछ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स पाए जाएंगे, जो 1 से 3 नंबर में हाईली क्वाइल, 1 to 3 इन नंबर। ठीक है, देखिए क्या है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है। सेमिनिफेरस टिब्यूल है जो 1 से 3 होता है नंबर में। टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 नंबर में होगा, और उसके अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल पाया जाएगा जो 1 से 3 नंबर में होगा। और वो सेमिनिफेरस टिब्यूल आगे जाके सभी डक्ट से मिलकर कुछ एक नेटवर्क जैसा बना देगा, इस नेटवर्क का नाम क्या होगा बच्चों, इस नेटवर्क का नाम क्या होगा, रेटे टेस्टिस। देखिए बाबू, ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है ना, ये आगे जाके एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। सेमिनिफेरस टिब्यूल से कुछ एक डक्ट निकलेगा, एक्सटेंड होके एक डक्ट निकलेगा, और वो डक्ट सब मिलके, सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल का डक्ट मिलके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे रेटे टेस्टिस। देखिए बाबू, जहाँ पे रेटे या रेटिकुलम शब्द आएगा तो समझ जाइएगा वो नेटवर्क के लिए यूज़ किया गया।
नेटवर्क मतलब कि जाल की, मतलब कि जाल के लिए, जाल शब्द के लिए यूज किया गया है। तो रेटे मतलब नेटवर्क लाइक टेस्टिस, टेस्टिस का जो डक्ट, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सारे मिलके एक जाल जैसा बनाएंगे और उस जाल जैसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे रेटे टेस्टिस। अब ये रेटे टेस्टिस जो है ना बाबू, आगे जाके एक्सटेंट होके, आगे जाके एक्सटेंट होके कुछ डक्ट बनाएंगे जिसे हम वासा एफ्रेंशिया कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? वासा एफ्रेंशिया। देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो सारे एक जगह पे मिलके क्या बनाएंगे? एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस। और ये रेटेटेस्टिस जो है वो आगे जाके फिर आगे जाएगा रेटेटेस्टिस से, फिर आगे एक डक्ट निकलेगा, फिर आगे जाके जो डक्ट निकलेगा उसे बोलेंगे हम वासा एफ्रेंशिया। फिर रेटेटेस्टिस से आगे जब आगे निकल के एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारा निकलेगा और उस कलेक्टिव डक्ट को बोलेंगे वासा एफ्रेंशिया। अब वासा एफ्रेंशिया कौन से पार्ट में जाके खुलेगा बच्चों? वासा एफ्रेंशिया जो है कौन से पार्ट में खुला है? ये पूरा पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है? ये पूरा पार्ट जो है वो क्या है? इपिडिडाइमिस। तो ये वासा एफ्रेंशिया जो है ना बच्चों, वो आगे जाके कौन से पार्ट में खुलेगा? तो वो खुलेगा एपिडिडाइमिस में। और इपिडिडाइमिस जो है वो हमारे टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड, ये हो गया एंटीरियर साइड, ये हो गया पोस्टीरियर, पिछले भाग में एक सरफेस, टेस्टिस के सरफेस पे, एपिडिडाइमिस टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे पाया जाता है। और उसमें कौन सा डक्ट खुलता है? तो वासा एफ्रेंशिया नामक डक्ट खुलता है। और वासा एफ्रेंशिया में जो सीमन होगा, वासा एफ्रेंशिया जो है वो सीमन, वासा एफ्रेंशिया जो है स्पर्म को यहाँ से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो प्रकार के सेल बनाएंगे, मेल जर्म सेल डिवाइड करके मियोटिक डिवीजन करके बनाएगा स्पर्म। और वो स्पर्म जो है वो रेटेटेस्टिस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से एक डक्ट जैसा बन के एक रेटेटेस्टिस नामक डक्ट बनेगा, उस डक्ट में जाएगा। अब उस डक्ट से वासा एफ्रेंशिया कलेक्ट करके इपिडिडाइमिस में डाल देगा सारे स्पर्म को वासा एफ्रेंशिया जो है वो रेटेटेस्टिस एपिडिडाइमिस में डाल देगा। अब वो एपिडिडाइमिस जब तक मेल क्वाइटस या मंस्ट्रुएट नहीं करेगा तब तक इपिडिडाइमिस में टेम्पररी स्टोर्ड होता है। इपिडिडाइमिस में स्पर्म जो है वो टेम्पररी स्टोर्ड होगा जब तक मेल क्वाइटस ना करे, क्वाइटस मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, तब तक ये टेम्पररी अरेस्ट हो जाता है, यहाँ पे जाके स्टोर्ड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? इपिडिडाइमिस जो है बच्चों, इपिडिडाइमिस से कहाँ से निकलेगा? जब क्वाइटस होगा तो किसी डक्ट से निकलेगा ना, तो वो डक्ट होगा। उसके बाद इपिडिडाइमिस से स्पर्म जो है वो वासा डेफरेंस में जाएगा। ठीक है बच्चों, वास डेफरेंस में जाएगा। और वास डेफरेंस आगे क्या होता है, वास डेफरेंस कहाँ जाता है, वो आगे बताते हैं। पहले इतना उतारिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक्सेसरी डक्ट जब हम पढ़ रहे थे तो पिछले लेक्चर में हम पहले हम पढ़े थे कि मेल एक्सेसरी डक्ट क्या होता है, तो हम आए थे वास डेफरेंस पे। अब ये वास डेफरेंस के आगे का बता रहे थे कि वास डेफरेंस जो है ना वो हमारे एब्डोमिनल में, ये हमारा ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। क्या है बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर। क्या होता है, वास डेफरेंस जो है वो हमारे टेस्टिस स्क्रोटम से निकल के एब्डोमेन में जाता है और एब्डोमेन में यूरिनरी ब्लैडर के साथ एक लूप जैसा बनाता है, कॉइलिंग करके आगे सेमाइनल वेसिकल के डक्ट के साथ जुड़ जाता है।
एक बार और रिपीट करता हूँ, वॉज डेफरेंस हमारे टेस्टिस से आगे बढ़ के, स्क्रोटम से आगे निकल के एब्डोमेन में पहुँचता है। वो एब्डोमेन में जाके यूरिनरी ब्लैडर के साथ कॉइलिंग या लूप जैसा बनाता है, और उसके आगे बढ़ते ही सेमाइनल वेसिकल के साथ, सेमाइनल वस वेसिकल के डक्ट के साथ जुड़ जाता है। वह वॉज डेफरेंस सेमाइनल वेसिकल के डक्ट के साथ जुड़ जाता है, सेमाइनल डक्ट के साथ जुड़ जाता है, और वहाँ पे एक डक्ट नुमा स्ट्रक्चर बनता है। वहाँ पे जब सेमाइनल वेसिकल और वॉज डेफरेंस दोनों मिलके जुड़ता है तो वहाँ पे एक डक्ट बनता है। उस डक्ट का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बनता है? इजैकुलेटरी डक्ट। और वो इजैकुलेटरी डक्ट जो है ना, वो जब मेल क्वाइटस करता है तो यही इजैकुलेटरी डक्ट सीमन को निकालने में हेल्प करता है, सीमन को इजेक्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए इजैकुलेटरी डक्ट। और फिर इजैकुलेटरी डक्ट से आगे बढ़ेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर का यूरेथ्रा के साथ इजैकुलेटरी डक्ट ज्वाइंट हो जाएगा, और वो ज्वाइंट होके एक पोर्शन बनाएगा, एक ज्वाइंट होके एक डक्ट बनाएगा, उस जिसे हम यूरेथ्रा कहेंगे। एक बार और रिपीट करता हूँ कि इजैकुलेटरी डक्ट जैसे ही आगे बढ़ेगा तो यूरिनरी ब्लैडर का भी डक्ट वहाँ पे जाके खुलेगा। इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिनरी ब्लैडर का यूरिनरी ब्लैडर का डक्ट और इजैकुलेटरी डक्ट दोनों मिलके क्या बनाएगा? यूरेथ्रा बनाएगा। और वो यूरेथ्रा जो है वो आगे जाके पेनिस से होते हुए एक ओपनिंग में खुलेगा। पेनिस से होते हुए वो यूरेथ्रा जो है, वो यूरेथ्रा डक्ट जो है वो पेनिस से गुजरते हुए एक ओपनिंग में खुलेगा, और वो ओपनिंग का नाम होगा यूरेथ्रल मीटस या ओपनिंग, यूरेथ्रल मीटस या ओपनिंग। ठीक है बच्चों? और उसके बाद क्या होगा? पेनिस के ऊपर में एक स्किन का लूज फोल्ड होगा। पेनिस के आगे में एक स्किन का लूज फोल्ड होगा जो ग्लांस पेनिस को, अब ये बोलेंगे कि सर ग्लांस पेनिस क्या होता है? तो ग्लांस पेनिस जो होता है ना बच्चों, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। ये ग्लांस पेनिस क्या करता है? ये एक इनलार्ज्ड पार्ट है पेनिस के आगे में, और यही ग्लांस पेनिस को एक लूज स्किन का फोल्ड ढका हुआ रहता है, और यही लूज स्किन का फोल्ड जो है वो कहलाता है फोरस्किन। और मुस्लिम में जो है ये फोरस्किन को काट दिया जाता है। ठीक है? और यही फोरस्किन जो है वो आगे ग्लांस पेनिस को ढका हुआ रहता है, और ग्लांस पेनिस में एक छोटा सा छेद होता है, और उस छेद को बोलेंगे यूरेथ्रल मीटस। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा एक्सेसरी डक्ट क्या कैसे होता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार और इसको रिवाइज करवा देता हूँ। तो एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। एक्सेसरी डक्ट जैसे कि मैंने बताया था टेस्टिस के अंदर, एक बार मैंने जो पिछला डायग्राम बनाया था उस डायग्राम को कॉपी पे देखिए। क्या होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं बहुत सारे, 250 कंपार्टमेंट में। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, और वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके एक बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डक्ट आगे जाके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम रेटेटेस्टिस कहेंगे। और वो रेटेटेस्टिस फिर आगे जाके कुछ डक्ट जैसा बनाता है, वो आगे जाके एक्सटेंड होके एक डक्ट जैसा बनाता है, उस डक्ट को बोलेंगे वासा फ्रेंशिया। वो वासा फ्रेंशिया जो है वो इपिडिडाइमिस में ओपन होगा। वासा फ्रेंशिया इपिडिडाइमिस में ओपन होगा, और वो इपिडिडाइमिस जो है, इपिडिडाइमिस क्या करेगा? स्पर्म को टेम्पररी स्टोर करेगा जब तक मेल क्वाइटस ना करेगा। वो इपिडिडाइमिस स्पर्म को स्टोर करके रखेगा, और जैसे ही मेल क्वाइटस करेगा तो वो इपिडिडाइमिस से स्पर्म निकल के वॉस डेफरेंस के अंदर आ जाएगा। वॉस डेफरेंस जो है वो एक डक्ट है जो क्या करता है? टेस्टिस या स्क्रोटम से निकल के सीधा एब्डोमेन में जाता है। क्या करता है? टेस्टिस जो है, वॉस डेफरेंस जो है वो टेस्टिस या स्क्रोटम से निकल के सीधा एब्डोमेन में जाता है, और एब्डोमेन में जाके मेल के
यूरिनरी ब्लैडर के साथ लूप बनाता है, कॉइल करते हुए आगे बढ़ता है और जाके सेमाइनल वेसिकल के डक्ट के साथ जुड़ जाता है। वास डेफरेंस और सेमाइनल डक्ट के साथ जुड़ के एक पोर्शन बनाता है, उस पोर्शन को, उस डक्ट को बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोला मैंने? सेमाइनल वेसिकल के डक्ट के साथ, सेमाइनल वेसिकल के डक्ट के साथ जब वास डेफरेंस जुड़ता है तो वहाँ पे एक डक्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, और उस डक्ट को कुछ का नाम होगा ना, इन दोनों के जंक्शन के सेमाइनल डक्ट और सेमाइनल डक्ट और वास डेफरेंस के डक्ट जब जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे एक जंक्शन बनेगा, उस जंक्शन का नाम और उस डक्ट का नाम होगा इजैकुलेटरी डक्ट। और वो इजैकुलेटरी डक्ट जो है जब मेल क्वाइटस करेगा, सेक्सुअल एक्टिविटी में जाएगा, तो यही इजैकुलेटरी डक्ट इजेक्ट करता है, मतलब कि बाहर निकालता है सीमन को। और यही सीमन जो है फिर उसके आगे जब ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे बढ़ता है तो यूरिनरी ब्लैडर का भी डक्ट, जब इजैकुलेटरी डक्ट आगे बढ़ता है तो यूरिनरी ब्लैडर का डक्ट भी आगे बढ़ता है और दोनों जाके एक पोर्शन में ज्वाइन हो जाता है। इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिनरी ब्लैडर का डक्ट दोनों जुड़ के एक डक्ट बनाता है, उस डक्ट का नाम है यूरेथ्रा। और वो यूरेथ्रा वाला जो है, वो यूरेथ्रा यहाँ यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है, इजैकुलेटरी डक्ट के साथ ज्वाइंट होके, और वो जाके पेनिस से गुजरते हुए ओपन होता है बाहर की ओर, और उस पोर्शन को बोलेंगे यूरेथ्रा। और इसमें कुछ स्पेशल टिश्यूज पाया जाएगा, इसमें कुछ स्पेशल टिश्यूज पाया जाएगा। ये स्पेशल टिश्यूज क्या करता है आगे बताता हूँ। ये स्पेशल टिश्यूज हम जब एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ेंगे उस टाइम में बताऊंगा, इसको याद रखिएगा। स्पेशल टिश्यूज पाया जाता है, और जब ये यूरेथ्रा जो है वो आगे यूरेथ्रल मीटस में ओपन होता है। इस पोर्शन को जो यहाँ पे यूरेथ्रा ओपन होगा उसको, उस पोर्शन को लेंगे यूरेथ्रल मीटस या यूरेथ्रल लोबनी। और एक आगे में, पेनिस के आगे में एक ब्रॉड पार्ट, इनलार्ज्ड पार्ट होता है जिसे हम ग्लांस पेनिस कहेंगे। ये एक सेंसिटिव पार्ट है, और ये सेंसिटिव पार्ट है। ये ग्लांस पेनिस को एक फोल्ड, स्किन का लूज स्किन फोल्ड ये बोल सकते हैं, लूज स्किन फोल्ड ढका हुआ रहता है जिसे हम फोर स्किन कहेंगे। ग्लांस पेनिस को एक लूज स्किन फोल्ड ढका हुआ रहता है जिसे हम फोर स्किन कहेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब इसके आगे की एसेसरी डक्ट का पोर्शन खत्म हुआ, अब पढ़ेंगे ग्लैंड्स। तो चलिए, हाँ, और बच्चों एक बात, ये यूरेथ्रा और यूरेटर में फ़र्क समझिए। कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये यूरेथ्रा क्या है, ये यूरेटर क्या है, दोनों सेम है क्या? नहीं बच्चों, ये शब्द थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। यूरेटर जो है वो किडनी से एक्सक्रीशन लेके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है। फिर से, यूरेटर जो है वो किडनी से एक्सक्रीशन लेके यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट करता है, और यूरेथ्रा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर और इजैकुलेटरी डक्ट दोनों के मिल जाने से यूरिनरी ब्लैडर से आगे की ओर खुलता है एक डक्ट, उसे बोलते हैं यूरेथ्रा। इसी से जो है सीमन, और इसी से जो है वो यूरिन पास होता है। यूरेथ्रा वाले पोर्शन से ही सीमन, और जब क्वाइटस होगा तो सीमन निकलेगा, जब यूरिन लगेगा तो यूरिनेशन होगा तो यूरिन निकलेगा। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर के आगे से ओरिजिनेट हो जाता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में होगा। ये स्पेशल टिश्यू याद रखिएगा, उतारिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे समझाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। एसेसरी डक्ट पढ़ लिए, अब ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एसेसरी डक्ट में इतना ही था, जो भी डक्ट है कैसे सीमन जो है निकलता है बाहर, कौन से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, उसे ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ही डक्ट बोलेंगे। ये एसेसरी डक्ट हो गया। अब ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। अब ग्लैंड्स क्या होता है? तो ग्लैंड्स जो होता है वो दो जो होता है सेमाइनल डक्ट होता है। ये दो सेमाइनल डक्ट जो होता है, सेमाइनल वेसिकल जो होता है वो दो होता है। प्रोस्टेट जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड दो होता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सेमाइनल वेसिकल जो होता है वो दो होता है नंबर में, प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है नंबर में, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एक होता है दोनों में। ठीक है बच्चों, अब
इन सारे सेमाइनल वेसिकल ये ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये सारे ग्लैंड मिलके, इन सारे ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो मिलके क्या बनाएगा, सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट का सिक्रीशन, बल्बोयूरेथ्रल का सिक्रीशन, ये सारे सिक्रीशन मिलके बनाएगा सेमाइनल प्लाज्म। सेमाइनल प्लाज्म या फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड बनाएगा। देखिए, सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन मिलके, प्रोस्टेट का सिक्रीशन मिलके, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन मिलके, ये सारा सिक्रीशन जब मिक्स होगा तो बनाएगा सेमाइनल प्लाज्म या सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल प्लाज्म या सेमाइनल फ्लूइड, ये इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर जो होगा ना बच्चों, ये रिच होगा फ्रक्टोज से, इसमें होगी कैल्शियम, इसमें होगी कुछ एंजाइम्स। तो ये किस चीज़ से रिच होगा, ये रिच होगा किस किस चीज़ों से, ये रिच होगा, इसके अंदर होगा फ्रक्टोज, और क्या होगा कैल्शियम, और क्या होगा एंड सर्टेन एंजाइम, कुछ एंजाइम्स पाए जाएंगे। ठीक है, देखिए सेमाइनल वेसिकल 2 नंबर में होगा, सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड 2 होगा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन, ये तीनों का सिक्रीशन मिलके बनाएगा सेमाइनल प्लाज्म या सेमाइनल फ्लूइड। और ये फ्लूइड जो है उसके अंदर फ्रक्टोज होगा, कैल्शियम होगा और कुछ एंजाइम्स होंगे। अब फ्रक्टोज, इसका कुछ कहानी है बच्चों। फ्रक्टोज जो होता है ना, जब एक फीमेल के साथ कुछ दुष्कर्म होते हैं, कुछ कोई रेप कर देता है, तो फीमेल का क्या किया जाता है, लैब में फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटेलिया से कुछ सीमन का पार्ट लेते हैं वहाँ पे, तो सीमन के पार्ट में फ्रक्टोज पाया जाता है। तो फ्रक्टोज जो है वो हमारे बॉडी के किसी पार्ट में नहीं बनता है, सिर्फ हमारे सेमाइनल प्लाज्म में पाया जाता है फ्रक्टोज, और उसको देखते हैं लैबोरेटरी में कि फ्रक्टोज है कि नहीं, और जैसे ही फ्रक्टोज पता लगता है कि फ्रक्टोज है तो समझ जाते हैं कि लेडीज़ के साथ रेप हुआ है। तो ठीक है बच्चों, तो ये फ्रक्टोज का ये फ्रक्टोज जो है किस चीज़ में हेल्प करता है, रेप हुआ है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में फ्रक्टोज और कहीं नहीं बनता, सिर्फ एक सेमाइनल प्लाज्म में ही मिलता है। ठीक है, और किसी बॉडी पार्ट में नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, कैल्शियम होगा और कुछ एंजाइम्स होंगे इस सेमाइनल फ्लूइड के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इतना हम समझे हैं। अब समझते हैं कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये जो 2 नंबर में होता है, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये इसका क्या काम है। देखिए बच्चों, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है ना, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का ये काम है कि जब मेल क्वाइटस करेगा तो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करेगा, ये यूरेथ्रा के अंदर और पेनिस के बाहर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा समझिए, आप इसको सीमन से नहीं मिक्स कर दीजिएगा। इसमें क्या होगा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होगा वो हेल्प करेगा यूरेथ्रा को और पेनिस के एक्सटर्नल पार्ट को क्या करने में, लुब्रिकेट करने में। ठीक है, ताकि क्वाइटस में प्रॉब्लम ना हो। ये ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का ये काम है कि इसमें से जो सिक्रेशन निकलेगा वो यूरेथ्रा को और पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करेगा। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना बच्चों, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, 60 एबव आदमी होता है, मेल जब 60 एबव होता है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जो है वो बढ़ता रहता है। देखो बाबू, इसमें 2 दिया हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड 2 नहीं है, इसको जब ऐसे डाइसेक्ट किया हुआ है ना, इस कारण से 2 लग रहा है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड 1 ही है नंबर में, बल्बोयूरेथ्रल 2 है, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 ही है नंबर में। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो चारों तरफ से, ये है यूरेथ्रा वाला पार्ट है, और प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसे होता है,
कैसे होता है, ऐसे चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है ना, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो ये स्वेलिंग होके इसको, ये जो डक्ट है इसको क्या करेगा, दबा के इसका ल्यूमन को छोटा कर देगा, जिसके कारण क्या होगा कि वृद्ध आदमी में, बूढ़े लोगों में यूरिन करने में प्रॉब्लम होगी। तो क्या किया जाता है, जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है तो ऑपरेशन कर दिया जाता है, ऑपरेट कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड को, तो आदमी नॉर्मल यूरिन करने में कोई दिक्कत नहीं होता, आदमी नॉर्मल हो जाता है और इससे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने ग्लैंड्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये ग्लैंड्स के बारे में इतना ही था। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब तो आपको सामने ही पता लग रहा होगा। एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी, और जेनिटेलिया जननांग, मतलब कि बाहरी जननांग को बोलेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो हम बाहर में क्या क्या दिखता है, टेस्टिस दिखता है और पेनिस दिखता है। तो टेस्टिस के बारे में तो हम पढ़ लिए हैं, ये अलग से ही दिया हुआ था। अब पेनिस के बारे में पढ़ते हैं। तो पेनिस क्या है, पेनिस के अंदर कुछ स्पेशल टिश्यूज पाया जाता है। पेनिस के अंदर 3 पेयर में टिश्यूज पाया जाता है, कुछ स्पेशल टिश्यूज पाया जाता है। ये स्पेशल टिश्यू क्या होता है, जब मेल क्वाइटस करता है तो क्या करता है, ये स्पेशल टिश्यू अपने अंदर ब्लड भर लेता है। ये स्पेशल टिश्यू अपने अंदर ब्लड भर के पेनिस को इरेक्शन करने में मदद करता है। इरेक्शन मतलब स्ट्रेट करने में मदद करता है। ये क्या करता है, स्पेशल टिश्यूज़ का काम क्या है, ये यूरेथ्रा के चारों तरफ रहता है, 3 पेयर में रहता है। और ये क्या करता है, जब मेल क्वाइटस करने वाला होता है तो ये अपने अंदर स्पेशल टिश्यूज़ अपने अंदर ब्लड भर लेता है, और ये ब्लड भर के इरेक्ट हो जाता है। क्या करता है, स्ट्रेट हो जाता है। और ये जैसे ही इरेक्ट होगा तो इंसेमिनेशन करने में हेल्प मिलेगी। इंसेमिनेशन का मतलब होता है, इंसेमिनेशन करने का मतलब मैंने बताया आपको, इंसेमिनेशन बोला, इंसेमिनेशन करने में हेल्प करेगा। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है आपको, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म विद इन वजाइना। इस प्रोसेस को, ट्रांसफ़र होना स्पर्म का वजाइना के अंदर कहलाता है इंसेमिनेशन। मतलब क्या करता है, ये स्पेशल टिश्यू ये यूरेथ्रा को चारों तरफ से घेरा रहता है, 3 पेयर में होता है, और ये स्पेशल टिश्यू क्या करता है, अपने अंदर ब्लड भर के ये पेनिस को इरेक्ट करने में, स्ट्रेट करने में हेल्प करता है। और ये स्ट्रेट जैसे ही होगा तो ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, इंसेमिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करेगा। इंसेमिनेशन का मतलब है ट्रांसफ़र होता है स्पर्म का वजाइना के अंदर। ठीक है, तो ये क्वाइटस करने में, सेक्सुअल एक्टिविटी करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया स्पर्म का वर्क। तो आई होप बच्चों मैंने जो समझाया है आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके आगे हम अब पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतना ही तक था एनसीईआरटी में। आई होप मैंने जो आपको समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।